आप सब पर सलामती हो। अख्तर उस्मान का लिखा हुआ है, मुद्दत में बहार आई है सो लोग भी खुश हैं। मैं खुश हूँ अगर शहर में दो लोग भी खुश हैं। अपना तो ये आलम है कि ढलती ही नहीं शाम। अल्लाह करे खुश रहें जो लोग भी खुश हैं। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज अपीलें मंजूर हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की। यहाँ पे केस जो है वो सुनने के बाद किसी और जगह पे मुंतकिल कर दिया जाता है, और वहीं पे हमने ये भी देखा है कि दूसरा मौका ऐसा है कि जब किसी केस का फैसला होने के करीब था तो किसी के उज़र के ऊपर अपीलें मंजूर कर ली गई हैं, और उस पर अब नतीजा देखिए कि क्या निकलता है। दूसरी तरफ आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट जो दरख्वास्त पे समाअत कर रहा था, उसमें बड़े निकात उठाए गए जो मुस्तकबिल का पेश खैमा साबित होंगे। दौरान समाअत आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी को लॉर्डशिप कहने से पहले मना किया और कहा कि लॉर्डशिप कहने की ज़रूरत नहीं है, वक्त बचाया जा सकता है। फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि कल मुझे कुछ बुनियादी कानूनी सवालात फ्रेम करने का कहा गया था, उस पर अदालत ने कहा कि पहले केस के मुकम्मल हक़ाइक़ को आप सामने रखें। वो लोग जिन्होंने आज समाअत नहीं सुनी, उस समाअत के मंदरजात क्या थे, उसमें सवालात क्या हुए, उन लोगों की आगही के लिए बताता चलूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा कि कल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक सवाल उठाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। सलमान अकरम राजा ने इसी मुतल्लिक दरख्वास्त दी थी जो मंजूर नहीं हुई, और बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा नहीं लिया तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लिया गया। फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल देते हुए आज ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेड्यूल के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात के अंदर ही हिस्सा नहीं लिया। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि इसमें कोई तनाज़ा नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात नहीं लड़ा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आप तनाज़े की बात क्यों कर रहे हैं, बस ये कहें कि इलेक्शन नहीं लड़ा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि दो जगह आपने पार्लिमानी सियासी पार्टी और तीसरी जगह आपने सियासी पार्टी लिखा हुआ है, आखिरी जगह पे आपने पार्टी लिखा हुआ है, कोई ख़ास फ़र्क है इस पर? इस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आर्टिकल 63A जो है उसके मुताबिक पार्लिमानी पार्टी जो है और पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें फ़र्क बताया गया है। पॉलिटिकल पार्टी पार्लिमानी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आइन पॉलिटिकल यानी सियासी पार्टी और पार्लिमानी पार्टी में फ़र्क करता है। तो दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसल सिद्दीकी साहब से ये सवाल किया कि आप 8 फरवरी से पहले क्या थे, यानी 8 फरवरी से पहले आप सियासी पार्टी थे या पार्लिमानी पार्टी थे। इस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया कि 8 फरवरी से पहले हम सियासी जमात थे और आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद हम पार्लिमानी जमात बन चुके हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि जो उम्मीदवार हमारे सामने नहीं हैं, जिनकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो तो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो आपको छोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो फिर आज़ाद नहीं हुए। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी आज बोली हैं, जो 13 रुकनी बेंच का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को किस बुनियाद के ऊपर फिर इंतखाबी निशान दिया? इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान दिया और बतौर आज़ाद उम्मीदवारों ने शनाख्त दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स किए कि पार्लियामान में जो फैसले हैं वो पार्लिमानी पार्टी करती है, जिन्हें मानने के सब पाबंद होते हैं। पार्लिमानी पार्टी जो है वो कानूनी तौर पर पार्टी सरबराह की बात मानने की पाबंद नहीं होती। जो पार्लियामान के अंदर मौजूद है वो पार्लियामान के लोग अगर कोई फैसला करेंगे तो सिर्फ वही मानना पड़ेगा। इस पे मैं आगे चल के बताता हूं कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो किसी और का फैसला मानने की पाबंद नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आर्टिकल 51 में सियासी जमात का जिक्र है और पार्लिमानी पार्टी का नहीं है। आर्टिकल 51 और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हलफ उठाने से पहले का मामला है। उम्मीदवार अगर हलफ लेंगे तो पार्लिमानी पार्टी वजूद में आ जाएगी, और पार्लिमानी पार्टी का जिक्र अभी गैर मुतल्लिका है। मुनासिब होगा कि अगर अभी सियासी जमात और केस के ऊपर फोकस किया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उसके मौके पर रिमार्क्स ये कि कागजात नामजदगी में कोई खुद को पार्टी उम्मीदवार जाहिर करे और टिकट जमा करवाए तो वो जमात का उम्मीदवार तस्वर होगा। आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ वही होगा जो बयान हल्फी देगा कि उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं। ये नुक्ते को ज़रा जहन के अंदर रखें
کہ اگر وہ بیان حلفی دے گا کہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے تبھی وہ آزاد امیدوار کنسیڈر کیا جائے گا۔ جسٹس منیب نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والوں نے خود کو کاغذات نامزدگی میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ظاہر کیا اور کاغذات بطور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار منظور ہوئے اور امیدوار منتخب ہو گئے، تو الیکشن کمیشن کے قوانین کیسے تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد قرار دے سکتے ہیں؟ انتخابی نشان ایک ہو یا نہ ہو یہ الگ بحث ہے، لیکن امیدوار جو ہے وہ پارٹی کے ہی تصور کیے جائیں گے۔ جسٹس منیب اختر صاحب کے ریمارکس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اس حساب سے تو سنی اتحاد کونسل میں پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب امیدوار شامل ہو گئے، سیاسی جماعت میں تو صرف آزاد امیدوار ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس پر جسٹس منیب صاحب نے جواب دیا، اس وقت فیصل صدیقی صاحب نہیں بولے، اور یہ جو مکالمہ ہے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کے مابین ہوا۔ جسٹس منیب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ برقرار رکھا تھا اور سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا تنازع کی وجہ بن گیا، یعنی جسٹیفیکیشن انہوں نے وہاں پہ دی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سوال کیا کہ پاکستان تحریک انصاف یا آزاد امیدواروں نے بلے کا نشان لینے کی کیا درخواست دی تھی؟ چیلنج کیوں نہیں کیا اگر بلے کا نشان نہیں ملا؟ اس پر وکیل فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ سب آزاد امیدوار تو بلے کا نشان مانگ نہیں سکتے تھے۔ اس موقع کے اوپر جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ انتخابی نشان کی الاٹمنٹ سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، قانونی غلطیوں کی پوری سیریز ہے جس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا۔ وکیل فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود کو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار قرار دینے کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا اور الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ اسی 13 رکنی بینچ کے حصے میں جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب جو موجود تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ بلے باز بھی کسی سیاسی جماعت کا نشان تھا جو پاکستان تحریک انصاف لینا چاہتی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فیصل صدیقی صاحب نے اس کے جواب میں یہ بتایا کہ بلے باز والی جماعت کے ساتھ الحاق ختم کر دیا گیا تھا۔ فیصل صدیقی صاحب نے اس موقع کے اوپر یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بلے کے نشان والے فیصلے کی وضاحت کر دیتی تو پھر سارے مسائل حل ہو جاتے۔ اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرائیں، انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیتے سارے مسائل حل ہو جاتے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہاں پہ بولے، انہوں نے کہا اصل سٹیک ہولڈر جو ہے وہ ووٹر ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مسلسل شکایت کر رہی تھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ ہم بنیادی حقوق کے محافظ ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ووٹرز کے حقوق کا تحفظ کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک جماعت جو ہے وہ مسلسل شفاف موقع نہ ملنے کا کہتی رہی اور ایسا جو ہے وہ پہلی بار نہیں ہوا۔ اس موقع کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بولے، انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی شکایات جو تھیں وہ ہمارے سامنے نہیں آئیں۔ جب انہوں نے یہ بولا تو اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب گویا ہوئے، انہوں نے یہ پوچھا کہ پارلیمنٹ میں زیادہ آزاد امیدوار ہوں اور 2 سیاسی جماعتیں ہوں تو کیا ساری مخصوص نشستیں جو ہیں وہ 2 سیاسی جماعتوں کو جائیں گی یا ان جماعتوں کو صرف اپنی جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے مخصوص نشستیں دی جائیں گی؟ پہلے اس تنازع کو حل کر لیں کہ اس کا کیا جواب ہے۔ یہ ان کی طرف سے جو نقطہ اٹھایا گیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے، یہی بنیادی نقطہ اس کیس کے اندر بنتا ہے کہ اگر آزاد امیدوار اکثریت لے جاتے ہیں اور ان سے کم تعداد میں دوسری جماعتیں ہوتی ہیں تو کیا ان کی نشستیں بانٹ دی جائیں گی؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سوال کیا اگر یہ 77 لوگ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہ ہوتے تو پھر مخصوص نشستوں کا کیا ہوتا؟ اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بولے، انہوں نے ریمارکس یہ کہ 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے ہی مخصوص نشستیں لیں گی، باقی نشستوں کا کیا ہوگا یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاسی جماعتوں کو اضافی نشستیں بھی بانٹ دی جائیں، یعنی جو ان کا حصہ ہی نہیں بنتا وہ ان کو کس طریقے سے بانٹی جا سکتی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس موقع کے اوپر ریمارکس یہ، یا تو آپ کہیں کہ ایوان کو مکمل نہیں کرنا تو پھر بات ہی ختم ہے، اور اگر 336 کا نمبر پورا ہونا ہے تو پھر نشستیں خالی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آزاد امیدوار جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں نہ جاتے تو تحریک انصاف کا کیس اچھا ہوتا اور وہ یہ کہتے کہ مخصوص نشستیں ہمیں دو۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس موقع پہ پوچھا کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ نشستیں نہ جیتے اور سب آزاد آ جائیں تو تب کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا
एलिमेंट बीच में शामिल किया गया कि कोई भी अपनी नशिस्त ना जीते, आज़ाद उम्मीदवार आ जाएं तो फिर क्या होगा। फैसल सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया, ऐसी सूरत में मखसूस नशिस्तें किसी को नहीं मिलेंगी। इस पर जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कहा कि इसका मतलब यह है कि सियासी जमातों को अपनी जीती नशिस्तों के हिसाब से ही मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पूछा कि सियासी जमातों को यह बताएं कि किस तनासुब से नशिस्तें मिलेंगी, ये आइन के अंदर कहाँ पे लिखा हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उसका जवाब दिया कि हासिल की गई कौमी नशिस्तों से ही सियासी जमात का मखसूस नशिस्तों का तनासुब निकलेगा। तो जो फैसल सिद्दीकी साहब थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील, उन्होंने कहा कि अभी कौमी असम्बली में 7 आज़ाद अरकान हैं और 7 नशिस्तों के ऊपर मखसूस नशिस्त नहीं बनती। आज जब ये पूरी कार्रवाई हुई है तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो समात है वो मज़ीद 24 जून तक मुलतवी कर दी है, यानी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया और छुट्टियों के ऐलान के बाद अब ईद के बाद इस मामले को दोबारा हल किया जाएगा और इसके ऊपर गुफ्तगू शुनीद होगी। अभी तो फैसल सिद्दीकी साहब वहाँ पे बोल रहे हैं, अभी दीगर जमातों का भी इसके ऊपर स्टैंस लिया जाएगा, फिर अटॉर्नी जनरल भी आके अपना स्टैंस देंगे। इस मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन की भी जवाबदेही की जाएगी और इस मौके के ऊपर बल्ले के निशान को लेकर दोबारा से बातें होना शुरू हुई हैं। तो ये मरकज़ी केस जो है ये कब ख़त्म होगा और इसके नताइज क्या निकलेंगे, अभी बादियुन नज़र में ये दिखाई देता है कि जब ये केस चल रहा है तो इस केस के आफ्टर शॉक्स के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। इसी वजह से मौजूदा सूरत हाल के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको आने वाले दिनों में इस केस की समाअत से पहले, जब इसकी समाअत जो है वो अगले दिनों में होनी है, तो इसकी समाअत से पहले वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या गुफ्तगू शुनीद में ये पैगामात देते हुए दिखाई देंगे कि अदालतों में मसाइल हल नहीं हो सकते, ये मसाइल जो हैं वो पार्लियामेंट में हल हो सकते हैं, गुफ्तगू शुनीद से हल हो सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पर भी ये बर्फ़ पिघलती हुई दिखाई देगी। हाँ, इस केस का फैसला अगर हुकूमती जमातों के हक में आ जाता है तो ये पूरा मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर 13 के अदद को देखें जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो फुल कोर्ट बनाया गया, तो 13 के अदद में 6 जजेस भी अगर हुकूमती लोगों को नशिस्तें देने का कहते हैं और बकिया 7 जजेस अगर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देते हैं तो ये फ़ैसला जो है ये सादिर होगा, क्योंकि इस फैसले को रिवर्ट करने के लिए आपको इससे बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा। तो इससे बड़ा बेंच इस सूरत हाल में तो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए क्या बनता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।